तेजस्वी यादव ने सीएजी रिपोर्ट पर राज्य सरकार को घेरा। सीएम नीतीश को दी 10 साल की सीएजी रिपोर्ट पढ़ने की सलाह। देश भर में कोरोना की दूसरी स्ट्रेन का कहर। झारखंड में आज के दिन मिला था कोरोना का पहला केस। राज्य में सभी कार्यक्रम और समारोह पर लगी रोक। मधुरपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने भरा नामांकन पर्चा। बदलाव के लिए बाबूलाल मरांडी ने मांगा जनता का साथ। बड़कागांव के सीओ का ऑडियो वायरल। आग लगने पर ग्रामीण से किया था सीओ को कॉल। फोन पर सीओ ने किया भद्र भाषा का इस्तेमाल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएजी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार को घेरा। सीएजी की रिपोर्ट में आई बिहार सरकार की हर प्रशासनिक विफलता और उस वजह से हुई गड़बड़ी को लगातार परत दर परत आपके सामने लाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले 10 वर्षों की सीएजी रिपोर्ट पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री बताएं कि 8 से 10 वर्ष बाद भी प्रशासन और उनके विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा कर पाए। अगर सब कुछ पारदर्शी और सही है तो फिर 10-10 वर्षों की देरी क्यों। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शिक्षण के 56% और गैर शिक्षण के 70% पद खाली पड़े हुए हैं। योजना मद का आधा हिस्सा खर्च होता है, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जमकर सरकार को घेरा है। कागजों में बटिए राशि खर्च करने के लिए मार्च महीने में सबसे बड़ी लूट बताया है। 8 से 10 वर्षों से सभी विभागों के हजारों लाखों करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं, क्योंकि विभागों के पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि कौन सी राशि किस मद में खर्च की गई है। और भारी लूट और भारी भ्रष्टाचार का बोलबाला इस दौरान दिखाई दिया है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरते हुए आ रही है। इस दौरान उन्होंने फिर से सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि लगातार हर मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरते हुए आ रहा है। इस दौरान कहा गया है कि 8 से 10 साल बीत जाने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा क्यों नहीं करवाए गए हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। इस खबर पर हमारे साथ सीधे पटना से संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम जी, लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता रहता है। इस बार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। 8 से 10 वर्षों में आवश्यक जो दस्तावेज है वो जमा नहीं करने की बात की जा रही है। देखिए आस्था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछले 10 सालों से याद कराने की कोशिश की है कि पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें उस जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है आखिर विभागों ने क्यों नहीं दिया। आपको पता है कि मार्च के महीने में सीएजी की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में तमाम वो लेखा जोखा होता है, जो विभाग को जो पैसे दिए जाते हैं और जो पैसे खर्च होते हैं उन तमाम चीज़ों का पाई पाई हिसाब होता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उस पाई पाई का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर बिहार के अंदर जो शिक्षा और सहित जो 56% जो खर्च होते हैं या बाकी जो पैसे बच जाते हैं उसकी उपयोगिता रिक्त पदों को भर करके, रोजगार सृजन कर करके, नौकरी दे करके क्यों नहीं आप उसकी पूरी करते हैं। पैसे क्यों लौट जाते हैं, आधे से ज़्यादा पैसे लौट जाते हैं विभाग के। सभी विभागों का यही हाल है।
और उसमें भी कहीं ना कहीं काला खेल होता है। सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि काला खेल होता है और इस काले खेल में सरकार और सरकार का जो विभाग होता है वो किस तरीके से खेल करता है। ये भी चीज़ें हैं कि मार्च के अंतिम महीने में नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर सरकार पे हमला किया है कि मार्च के अंतिम समय में कागजी रूप से पैसे के खर्च को दिखाया जाता है, आय और व्यय को किस तरीके से कागज के पन्नों पर दर्शाया जाता है। ये सरकार के लगभग सभी विभागों का एक आंकड़ा होता है जिसमें कितने रुपए सरकार को आए और कितने रुपए उसमें खर्च किए गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला किया है और सरकार से ये जानने की कोशिश की है, सरकार को ये जगाने की भी कोशिश की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यदि आप 10 सालों से सीएजी की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सीएजी की रिपोर्ट बताता है कि पिछले 10 साल में जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो सरकार ने सीएजी को नहीं सौंपे हैं। सीएजी इसको लेकर के सरकार को लगातार लिखती है और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च से लेकर के माफ कीजिए अप्रैल से लेकर के मार्च के 31 मार्च तक का, तो अब देखिए 31 मार्च को काउंटडाउन शुरू हो गया। ये आपका पिछले एक साल का जो वित्तीय वर्ष है जिसमें सरकार की कई योजनाओं पर जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है, बात चाहे पथ निर्माण की हो, बात चाहे शिक्षा विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, तो एक आंकड़ा होता है कि सरकार कितने पैसे आय करती है, कितने पैसे व्यय करती है और जो पैसे बचते हैं वो पैसे लौट जाते हैं। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे आते हैं वो पैसे यदि लौट जाते हैं, इसके ऊपर तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि या तो आप उन पैसों को उस मद में खर्च नहीं कर पाते हैं या फिर आप उन जरूरतमंद रिक्त पदों को भरने की कोशिश नहीं करते हैं जिसके ऊपर उनका खर्च किया जा सके और रोजगार सृजन किया जा सके। तो एक तीर से तेजस्वी यादव ने कई शिकार किए हैं और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया है और कहा है कि आपको सीएजी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है और 10 सालों में आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र लगभग सभी विभागों को जमा करना चाहिए। एक तरीके से ये माना जा सकता है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर छूट दी जा रही है। छूट कह सकते हैं, लेकिन ये लगभग सभी विभागों का खेल होता है। आप देखिए कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे आस्था ऐसे लीजिए कि यदि आपको 1 साल का सिलेबस पूरा करना है, किसी चीज़ की पढ़ाई कर रही है, किसी विषय की तैयारी कर रही हैं आप, तो आप लास्ट में अंतिम जिस महीने में परीक्षा होती है, मान लीजिए आपकी परीक्षा एनुअल मार्च के महीने में होती है, तो आपने जनवरी से आपने फरवरी तक पढ़ाई नहीं की और मार्च में आप जाकर के कितना सिलेबस आप कवर कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन आनंद का आइटम बम पढ़ करके 7 दिन के अंदर भी परीक्षार्थी पास होते हैं। तो सरकार की यही स्थिति है, सरकार आनंद एटम बम रूपी जो परीक्षा है वो तैयारी कर रही है। तो इसी तैयारी को बताते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार को जगाने की कोशिश की है। हालांकि सरकार का उनके प्रश्न के बाद कोई जवाब अभी नहीं आया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू के जो नेता हैं, बीजेपी हैं, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा है, विकासशील इंसान पार्टी है, जो एनडीए की घटक दल हैं, जो सरकार में शामिल है, वो तेजस्वी यादव के प्रश्नों का जवाब देने के लिए जरूर तैयार होंगे और वो आंकड़े भी जुटा रहे होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी पथ निर्माण विभाग को 10 करोड़ रुपए मिले किसी रोड को बनाने के लिए, योजना तैयार हो गई, उस 10 करोड़ के एवज में सरकार ने जितनी राशि है वो अगर मुहैया कराई है तो कितना खर्च हुआ, उस खर्च का एक एक पाई का हिसाब होता है और उसमें कितने पैसे बचे या फिर उसमें और हो सकता है कि ज़्यादा पैसे लगे। तो जो आंकड़ा होता है ये सीएजी की रिपोर्ट तैयार करती है और उस राशि के मुताबिक जो खर्च और आय और व्यय होती है उसके बाद जो पैसे होते हैं वो लौट जाते हैं। तो अमूमन 50% से ज़्यादा जो पैसा आता है वो पिछले कई सालों से लौटता जा रहा है। तो सरकार उसको खर्च नहीं कर पा रही है। तो सरकार किस तरीके से योजना बनाती है जन जन तक, हालांकि मुख्यमंत्री का अपना भी कई ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे नल जल योजना है,
आप देखिए कि खेतों में पानी पहुंचाने की जो योजना है, जी। बिजली, सड़क, पानी, इन तमाम चीज़ों पर जो मेंटेनेंस है, तो हर साल खर्च तो होते हैं, लेकिन योजना आकार के मुताबिक यदि उसकी धनराशि खर्च होगी, जी। तब एक आंकड़ा होगा। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा पैसे बच जाते हैं और वो आपको लौटाने पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं इस काले खेल के बीच तेजस्वी यादव जगाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 सालों में आपके विभाग ने आखिर उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा जी। किया, और जी, मुख्यमंत्री को एक तरीके नसीहत से दी ये है माना जा कि सकता है आप कि लंबे समय से नीतीश सरकार जो बन रही है, उसके द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, उनका कोई भी लेखा-जोखा सरकार के पास नहीं मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि लेखा जोखा मौजूद नहीं है। रिपोर्ट तो सबको देनी पड़ती है, हर साल देनी पड़ती है, और ये सभी राज्यों को देना पड़ता है। केंद्र अगर किसी राशि को किसी योजना में मान लीजिए 60% की राशि देती है, तो राज्य सरकार उसमें 40% की सहभागिता देती है। तो जी। ये पैसे का एक लेखा जोखा होता है। सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि आपको इतने रुपए मिले और इतने रुपए आपने खर्च किए, जो आप दिखाते हैं कागजी पन्नों में। तो उसके बाद भी जो पैसे बच जाते हैं, तो आप अगर अगर आप मान लीजिए कि अगर आप उस कागजी खेल में अगर गड़बड़ करेंगे और उस रिपोर्ट पर अगर जांच हो जाएगी, तो सरकार का यही घोटाला उजागर होता है। खास करके मार्च के महीने में जो सीएजी और की जो रिपोर्ट होती है, जी। उसमें इंतजार होता है बहुत मोटे पन्ने में तमाम विभाग के हर योजना में खर्च की गई राशि, और उसमें जो राशि बची हुई है, जी। ये तमाम वो चीज़ें एक पैसे का हिसाब होता है। जी। तो सरकार इस हिसाब से हर साल रूबरू होती है। जी। लेकिन इस दौरान हर विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जी। जो जिसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मार्च के महीने में कागज के पन्नों पर तमाम रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके ऊपर जो पैसे जल्दबाजी की जाती है, या जहाँ पे खर्च होना चाहिए, जो रोजगार सृजन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये जी। सवाल नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, और सरकार चाहे जिसकी भी हो, सीएजी की रिपोर्ट हर बार आती है मार्च के महीने में, और चौंकाने वाला होता है। जी। ये चौंकाने वाला रिपोर्ट होता है, और हर बार विभाग के अंदर जो राशि होती है वो लौट लौट जाती है। बहुत कम ही ऐसा विभाग होता है जो उस राशि को पूरा खर्च कर पाती है। तो ये जी। एक बड़ी बात है, और इस वक्त प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोल रहे हैं, और सीएजी की रिपोर्ट के बारे में उन्हें पढ़ने की नसीहत दे रहा है। जी। आस्था। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, सीधे हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ने की बात की जा रही है। वित्तीय वर्ष का समापन हो चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि 8 से 10 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका है। रिपोर्ट में जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो जमा नहीं किए जा रहे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बीते सितंबर में कहा था कि झारखंड, यूपी, बिहार कोरोना की पीक की ओर बढ़ रही है। आईसीएमआर के अनुसार देश में अक्टूबर में पहली लहर का पीक आ चुका था। अक्टूबर के पहले सप्ताह 5 से 11 अक्टूबर को ही झारखंड में पीक माना गया, जबकि यहां पहला कोरोना मरीज 31 मार्च 2020 को मिला। वो तबलीगी जमात से जुड़ी मलेशियाई महिला थी। अब झारखंड दूसरी लहर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हाल ही में एसबीआई ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि देश में दूसरी लहर का पीक 15 अप्रैल 2021 तक आ जाएगा। झारखंड में फिलहाल संक्रमण और मृत्यु दर भी दूसरी लहर के पीक की ओर संकेत दे रही है। इसका असर अब प्रशासनिक आदेशों पर भी पड़ने लगा है। रांची की एसडीओ समीरा एस ने आदेश जारी किए हैं कि सरहुल, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों पर सार्वजनिक स्थलों पर समारोह सभा की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए पूर्व में दिए गए सभी अनुमति निरस्त कर दी गई है। साथ ही 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई। ये पहले 31 मार्च तक जारी थी।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा स्ट्रेन आ गया है और 144 धारा लगा दी गई है, तो क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है अब? आस्था, देखिए पूरे देश में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन कह सकते हैं अपने चरम सीमा पर है। और जिस तरीका से कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, तमाम जिलों की बात कर ले तो उसमें झारखंड भी कहीं पीछे नहीं छूटा है। झारखंड में भी कह सकते हैं जिस तरीका से कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं वो एक डर की और भयावह स्थिति को उत्पन्न जरूर कर रहे हैं। उसी को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन बखूबी करना पड़ेगा राज्य की जनता को। अगर राज्य की जनता ने लापरवाही बरतना शुरू किया तो कह सकते हैं इस बार का जो दृश्य होगा 2020 से भी भयावह दृश्य होगा। हालांकि आस्था वैक्सीन आ चुका है, वैक्सीन का डोज भी लोगों को पड़ चुका है, लेकिन जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर बात करें तो आंकड़े बढ़ने की वजह क्या थी? क्योंकि ठीक आज से 2 दिन पहले देश का सबसे बड़ा त्योहार होली पार हुआ, रामनवमी है, सरूल है, शबे बारात पार हुआ। ऐसे तमाम त्योहार अभी बाकी हैं और राज्य की जनता को अब कहीं ना कहीं गाइडलाइनों के अनुरूप इन त्योहारों को मनाने की आवश्यकता है। जिस तरीका से आपने बात कही थी, झारखंड में आज कोरोना का 1 साल हो गया है। 31 मार्च को पहली केस जब झारखंड में आई थी, तो एक महत्वपूर्ण और बात बता दे आस्था, जिस तरीका से आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दिया था, जब एक भी केस किसी जिला, किसी राज्य और किसी समुदाय, मतलब कैसे कहते हैं, किसी एरिया में एक भी केस अगर निकलता था तो लोगों में जो डर की स्थिति थी कि अरे वहां कोरोना आ गया है, हमें कैसे बचना है, हमको मतलब उस एरिया को सील कर दिया जाता था लोगों के द्वारा। सरकार की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज जो लापरवाही का आलम है झारखंड में, अगर कोई केसेस निकलते हैं तो लोगों के मानसिकता में ये बात पूरी तरीके से बैठ चुका है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। वीआईपी न्यूज तमाम दर्शकों से और राज्य के वासियों से अपील करता है कि इस बार कोरोना को हल्के में नहीं लेने की आवश्यकता है। कोरोना उतना ही खतरनाक है जितना 2020 में था, लेकिन इस बार जो इसके लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं स्थिति को और भयावह कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब झारखंड की जनता को और पूरे देश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है और कोरोना को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के साथ परस्पर और कह सकते हैं कि एक गठजोड़ वाला संबंध बनाकर और राज्य सरकार की उन तमाम गाइडलाइनों का भी पालन करना बेहद जरूरी है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों में इसका डर खत्म होता जा रहा है, जिस तरीके से जब कोरोना आया था, पहला मरीज इसका निकला था और लोगों में डर बैठ जाता था और खुद ही सावधानी बरतते थे, जागरूकता थी। वहीं देखा जाए तो आज जब ये स्थिति बनी है कि लोगों में जागरूकता कम हो रही है, लोगों में डर कम हो रहा है, तो इसकी लापरवाह अपन किसको हम इसको ठहरा सकते हैं? कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकार होगी या फिर जनता खुद है? देखिए, लापरवाही की बात करें तो सरकार अनुशासन कह सकते हैं कर सकती है, सरकार गाइडलाइन बना सकती है। पालन ना पालन करना राज्य की जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि जब वीआईपी न्यूज के तमाम रिपोर्टरों ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की थी कोरोना को लेकर के, तो झारखंड की जनता की जो लापरवाही है वो चरम सीमा पर दिखाई दी थी। अगर हम बात कर ले आस्था, बाजारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाजार में लोग खुलेआम घूम रहे हैं। चलिए, लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं है, घूमना जरूरी है, लेकिन घूमने के साथ उन शर्तों का भी पालन करना बेहद आवश्यक है जो कि राज्य सरकार के द्वारा बनाई गए। शर्त नंबर 1, मास्क लगाना जरूरी है। शर्त नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची की मैं बात करूं और झारखंड के तमाम जिलों में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। जब आपको याद होगा जिस तरीका से 2020 में जब लॉकडाउन को खोला गया था, तब किस प्रकार लोग अपने दुकानों में सैनिटाइजर का उपयोग करते थे, मास्क का उपयोग करते थे, और एक समय था 2020 में हर एक व्यक्ति के पास सैनिटाइजर आपको मिल जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति ऐसी है कि हर एक व्यक्ति जो रोड सड़क पर घूम रहा है, चाहे वो दुकान पर बैठा हो, चाहे वो घर पर हो, सैनिटाइजर शब्द का मतलब अब शायद लोग भूलने लगे हैं। और किन्हीं कह सकते हैं कि 100% में से मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और 90% लोग अभी सैनिटाइजर का उपयोग करना भूल चुके हैं। उसी का खामियाजा है कि राज्य में जो बढ़ता कोरोना का संक्रमण है वो अब कह सकते हैं अपने चरम से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
और एक महत्वपूर्ण बात बता दे आस्था, क्योंकि जिस तरीका से कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है झारखंड में, और होली के त्यौहार में अगर राजनीतिक बात करें तो जिसमें बड़का गांव विधायक खुद जो कि अंबा प्रसाद, जो कि सरकार में एक अहम भूमिका रखती है, कांग्रेस से हैं, वो विधायक हैं, उन्होंने कोरोना के गाइडलाइनों का उल्लंघन किया था। 1000 से भी ज्यादा व्यक्ति थे। अगर एक व्यक्ति भी उसमें कोरोना संक्रमित होता तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड का आंकड़ा महज 1 घंटे के अंदर कितना बढ़ सकता था। ये लापरवाही का आलम है सरकार के नुमाइंदों के द्वारा और राज्य की जनता के द्वारा। अब कहीं ना कहीं राज्य की जनता को इस पर एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और राज्य सरकार के साथ परस्पर संबंध बनाकर राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइनों का पालन भी करना पड़ेगा। अगर गाइडलाइनों का पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से पूरे देश में और झारखंड में लग सकती है, और जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना पड़ता है। और जनता उसके बाद सरकार को कोसती है कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया और रोजी रोटी पर बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अब राज्य की जनता को जागरूक होने की जरूरत है और सरकार के साथ कह सकते कदम से कदम मिलाने की भी जरूरत है। जी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सरकार पर भी खड़ा होता है कि सरकार के नुमाइंदे ही, सरकार के मंत्री अधिकारी ही जब इस तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो जनता इतनी लापरवाही करेगी और जनता के मन से डर खत्म हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीका से शुरुआत से ही हमें पता है और तभी सभी लोगों को पता है कि कोरोना को हल्के में नहीं आंकना है, क्योंकि कोरोना ने, हम कह सकते हैं कि देश की ऐसी आबादी को घटाया है, मृत्यु दर इतना बढ़ा था, लोग सोचे भी नहीं थे कि एक वैश्विक महामारी आ जाएगी। क्योंकि आपको बता दे राखी, माफ कीजिएगा आस्था, जिस तरीका से लगातार जो कोरोना के स्ट्रेन बढ़ रहे हैं उससे पर्व त्यौहार प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार प्रभावित हो रहा है। होली की बात कर लें, राज्य में 144 लागू किया गया था। लागू करने के बाद राज्य की जनता ने, और ये बात तारीफ करने की बात है कि झारखंड की राजधानी रांची की मैं बात करूं तो राजधानी रांची की जो जनता है वो बेहद समझदार निकली और इस बार होली अधिकतर लोगों ने, कह सकते हैं कि राज्य के आधी आबादी ने इस बार होली घर पर रह के मनाई, सुरक्षित होली मनाई, पारिवारिक होली मनाई। लेकिन जो लोग रंगों की दुकान लगाकर सड़कों पर बैठे थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार हमारा रोजी रोटी बेहद मंदा है। लेकिन दुकानदारों की हौसला की बात की दाद देनी पड़ेगी। दुकानदारों ने कहा कि हम राज्य सरकार के इस कानून के साथ है, धारा 144 के साथ हैं, जान है तो जहान है। ये हम भी अपील करते हैं राज्य की जनता से वीआईपी न्यूज के माध्यम से कि इस बार जान है तो जहान है, कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि साल का शुरुआत हुआ है, महज 3 महीना पार हुआ है, चौथे महीने में हम प्रवेश करने कल जा रहे हैं और ये कोशिश हो हमारी और राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, और इस कह सकते हैं इसी अप्रैल महीने में कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं कि इस बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जी, अभी की स्थिति की अगर बात की जाए रांची में कि क्या कुछ स्थिति वहां पर दिख रही है जनता के बीच में, क्या लॉकडाउन की स्थिति वहां पर नजर आ रही है जिस तरीके से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, सरकार, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपने सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और वो लगातार आपदा प्रबंधक और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सचिव से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं कि आखिर झारखंड में अगर केसेस बढ़ी हैं तो इसके पीछे वजह क्या है। वजह के पीछे कारण के कह सकते हैं जिस तरीका से लोगों की लापरवाही और लॉकडाउन जैसी स्थिति तो अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आंकड़ा अभी झारखंड में नहीं बढ़ा है। लेकिन उसी को अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो लॉकडाउन जैसी स्थिति झारखंड में लग सकती है आस्था। और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीका से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अपनी जनता से अपील कर रहे हैं, राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि सरकार का सहयोग करे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, हर गली और हर मोहल्ले में क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ेगा और कंटामिनेट जोन बनाकर उन्हें सील करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता सीधे हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, नए मामले सामने आ रहे हैं। 1 साल पूरा अब कोरोना संक्रमण को हो चुका है। आज के ही दिन रांची में पहला कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया था और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये पहले 31 मार्च तक थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बीते सितंबर में ही कहा था कि झारखंड, यूपी, बिहार कोरोना पीक की ओर बढ़ रहे हैं
आईसीएमआर के आदेश के अनुसार देश में अक्टूबर में पहली लहर पीक पर आ चुका था। अक्टूबर के पहले सप्ताह 5 से 10 अक्टूबर को ही झारखंड में पीक माना गया था, जबकि यहां पर पहला कोरोना का मरीज 31 मार्च 2020 को यानी कि आज ही के दिन पिछले साल निकला था और वो तबलीगी जमात से जुड़ी मलेशियाई महिला थी। अब झारखंड में दूसरी लहर आ गई है और लगातार इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से सख्ती नहीं बरती जा रही है, जिसके चलते लोगों में कोरोना का डर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि होली जैसे अभी त्योहार निकले हैं, काफी जागरूकता लोगों में दिखी है। सभी ने घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाया है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।